अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, 12 मई 2017 वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 2013 के इंतखाबात जीते हुए अब 4 साल से एक दिन ज्यादा हो चुका है। इस 4 साल के अंदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो सफर है वो जिगजैग सफर रहा। कभी उतार आए, कभी नीचे गिरने लगी थी गवर्नमेंट। कुछ चैनल्स ने यह भी कहा कि अब गई हुकूमत, अब दिन गिने जा चुके हैं। कुछ ने कहा कि इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब इसको हिलाया नहीं जा सकता। धांधली के इल्जाम भी लगे। इस हुकूमत के खिलाफ धरना भी दिया गया। इस हुकूमत के खिलाफ इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन बना, उसने इन्वेस्टिगेशन भी की। उसके बाद भारत के हवाले से भी ताल्लुकात कुछ कभी सर्द हुए, कभी गर्म हुए, ये दौर भी देखा। लेकिन उसके बाद पैनामा लीक्स का मसला भी सामने आया, जिसके हवाले से अभी तक जलसे जुलूस जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर इमरान खान साहब मुख्तलिफ शहरों के अंदर अब भी जलसे कर रहे हैं। लेकिन मामला डॉन लीक्स पे भी जाके खत्म होता है। डॉन लीक्स के हवाले से अब तक तो यही लगता है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है और दोनों यानी कि फौज और हुकूमत के दरमियान कोई ना कोई मामला तय पा चुके हैं और वो मामला भी अब खत्म हो चुके हैं। हुकूमत के लिए टेंशन खत्म हो चुकी हैं। लेकिन आम आवाम की अगर बात की जाए, वो आवाम जो रोजाना सड़कों पर होती है, वो आवाम जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनको सेहत के लिए सहूलियात मुयसर हैं या नहीं है, अगर उनकी हम बात करें तो 2013 से लेकर 2017 तक कुछ स्टैटिस्टिक्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, 2013 के अंदर आटा 320 रुपए था, आज 377 रुपए है। मुर्गी का गोश्त 176 रुपए था 2013 में, आज 168 रुपए है। 8 रुपए इसके अंदर कमी आ गई है। दीगर भी खाने पीने की अशिया अगर हम देखें तो या तो लगभग वो वही खड़ी हैं या 2, 4, 5 रुपए ऊपर हुए हैं या नीचे हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ और अगर स्टैटिस्टिक्स की हम अगर बात करें तो खते गुर्बत से नीचे आबादी 2013 के अंदर 21.4 बताई जाती थी और 2017 के अंदर 12.4, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 8.64% इसमें कमी आ गई है। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है और वो ये है कि पहले इसाक डार साहब जो थे वो $2 रोजाना के हिसाब से जो शख्स जिसकी इनकम होती थी उसके नीचे कमाने वाले को कहा जाता था कि सतह गुर्बत से वो नीचे है। लेकिन उसके बाद इस फिगर को चेंज कर दिया गया और $1.25 से कम कमाने वाले को ये कहा गया कि ये सतह गुर्बत से नीचे है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू भी कम होगी। कुछ मजीद स्टैटिस्टिक भी बेरोजगारी के तनासुब की बात करें, 2013 के अंदर 5.8 था, अब 6% हो गया है, यानी कि 0.2% इसके अंदर भी इंक्रीज हो गया है। लोड शेडिंग का मसला आपके सामने ही है। लोड शेडिंग के हवाले से जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि 22,797 मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश हमारे पास मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये कहती है कि 2018 तक जब इंतखाबात होंगे तब तक लोड शेडिंग का मसला पाकिस्तान से खत्म हो चुका होगा। लेकिन अभी तक ये नहीं हो सका है, अभी भी बिजली का शॉर्टफॉल जारी है। मामले पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। आज हमने एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट पैनल अपने स्टूडियो में बुलाया है इसी मामले पे गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म मुसद्दिक मलिक साहब। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया तशरीफ लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया सर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कोर कमेटी MNA अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब तशरीफ लाने के लिए। मुसद्दिक मलिक साहब, जो स्टैटिस्टिक्स थोड़े बहुत मैंने भी शेयर किए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने भी रखे हैं, कुछ मेरे पास भी मौजूद हैं। ओवरऑल इस 4 साल को आप किस तरह कैटेगराइज करते हैं? फेलियर, सक्सेस किस तरह देखते हैं? देखिए, आप ब्रॉडली 4-5 चीज़ों को देख लें, जो मोटी मोटी चीज़ें। मुआशी तरक्की को देख लें, थोड़ा सा इस्तेहकाम जो सिक्योरिटी के हवाले से आया है उसको देख लें, थोड़ा सा सोशल सेक्टर्स के अंदर जो काम हुआ है उसको देख लें, और ये बिजली के हवाले से, एनर्जी के हवाले से देख लें, गैस और बिजली के हवाले से देख लें। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। तो मोटी बात यह है कि पहले हम 2 से 3% के ऊपर तरक्की कर रहे थे, अब हम 4 से 5% पे तरक्की कर रहे हैं। पिछले साल भी 4.78 के करीब गए हैं। इस साल भी हमें उम्मीद है कि 5% या 5% से ज्यादा के ऊपर इक्तिसादी तरक्की होगी। ठीक है, पहले हमारे पास ज़र मुबादला नहीं होता था, हमारे ज़खायर जो थे वो बहुत कम थे, अब 22-23 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुके हैं, यानी हमारे पास वो मैक्रो इकोनॉमिक स्पेस आ गई है जिसमें हम आगे बढ़ सकें। पहले हमारे पास जो इस्तेहकाम था वो रुपए के अंदर वो बहुत कम था और रुपया बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। अब पिछले 4 साल के अंदर 3-4 रुपए जो है रुपया आगे बढ़ा है, जिसका मतलब है कि एक इस्तेहकाम की फिजा है। पहले जो थी, जो तेजी आती थी महंगाई की शरह के अंदर, वो बहुत ज्यादा, बाज दफा डबल डिजिट्स के अंदर जा रही थी। अब 30-35 साल के अंदर लोएस्ट लेवल के ऊपर महंगाई की शरह जो है वो चल रही है और बाज क्वार्टर्स के अंदर तो 1.2% या 1.4% रही है। तो ये इस नुक्ता नजर से भी आप इसको देख सकते हैं।
तो बाय एंड लार्ज दो चीजें जो हमें जिन पे फोकस करना है, एक ये है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है पिछले साल वो ना होने के बराबर थी, बल्कि उसमें कुछ कमी आई है, उसमें हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारा ट्रेड बैलेंस जो एक्सपोर्ट जो है हमारी, अगरचे हमें रिलीफ मिला है इंपोर्ट्स के अंदर से, मगर हमारी एक्सपोर्ट्स जो है उसके लिए उसमें भी कुछ कमी है जिसको हमने मजबूत करना है। तो इन दोनों चीजों के लिए दो पैकेजेस जो हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं और आने वाले वक्त के अंदर 2-4 महीने के लैग के बाद आप देखेंगे इस दफा हमारी ज़रूरी पैदावार भी बेहतर होगी और आप ये देखेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये है इक्तिसादी। बिजली के हवाले से 2013 के अंदर 12 से 13 घंटे लोड शेडिंग अर्बन एरियाज में हो रही थी, लोगों को याद होगा, और 16 से 18 घंटे दही इलाकों में हो रही। ठीक है, इस वक्त हमारे ऊपर कुछ सख्ती आई हुई है क्योंकि पानी का जो हमारी जो तवक्कुआत थी उनसे बहुत कम पानी जो है वो मेल्ट होकर आया है, तो थोड़ी सी लोगों को पिछले 1-1.5 महीने में तकलीफ हुई है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे पूरा 1.5-2 साल जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को पहली मरतबा 100% बिजली दी गई है। 2018 मैं एक सिंपल सवाल का जवाब दे, 2018 के इंतखाबात से पहले लोड शेडिंग का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। नदीम अफजल चंद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, कितनी खूबसूरती से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आवाम के लिए काम कर रही है, स्टैटिस्टिक्स भी आपने सुने मुसद्दिक मलिक साहब के, वैसे ये इनको ये फायदा हासिल है, फिंगर टिप्स के ऊपर सारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं, तो सब अच्छा है, फर्स्ट क्लास। देखिए मुसद्दिक मलिक साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन अगर फिंगर टिप से इकानमी चलनी होती तो फिर तो यकीनन इसहाक डार साहब की उंगली से लेकर शहबाज शरीफ की उंगली से होते हुए मुसद्दिक मलिक साहब के टिप्स तक पहुंच जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, 3 चीजें, आपको भी तरक्की देखनी हो ना तो उस मुल्क के ये पढ़े लिखे लोग हैं, दाएं बाएं, मैं तो इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप उसके अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी देखी जाती है कि उसमें कितनी आसानियां पैदा हुई हैं और कितनी मुश्किलात आई हैं। ठीक, और उसके बाद उसका इंडिकेटर एजुकेशन का देखा जाता है कि हम अवाम को सहूलतें तालीम की बाद में सेहत में क्या दे रहे हैं, हम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ कितना दे रहे हैं, हम अपने मुल्क की इज्जत इंटरनेशनली, हमारे मुल्क की जो इज्जत है वो हमने कितनी पहले से बेड़ी है या कम हुई। आपकी बात में एक बात ऐड करूं, ये जो अभी आपने बात की ना, मेरे हाथ में ना ये एक द इकोनॉमिस्ट का एक कॉलम है, और जो चीजें आप पिन पॉइंट कर रहे हैं ना, मुसद्दिक साहब चूंकि यहीं पे मौजूद है, मैं इसलिए चाहूंगा कि मैं भी इस पर पिन पॉइंट करूं। ये 19 जनवरी नाज़रीन 2017 का ये कॉलम है और इसके अंदर मैं चीदा कुछ चीजें मैं इसमें आपको मैं मेंशन करता हूं। सर नदीम साहब, इसके अंदर ये जो राइटर है ना वो ये कहता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आदत है इस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाना जो रोजाना आपको सड़कों पे नजर आए, चाहे वो पुल हो, चाहे वो अंडरपास हो, चाहे वो मोटरवे हो, बगैर ये जाने, बगैर ये सोचे कि दरअसल में उन प्रोजेक्ट्स का कोई इस्तेमाल भी होगा या नहीं होगा। मोटरवे के बारे में वो ये लिखते हैं कि 1.2 अरब डॉलर का ये व्हाइट एलिफेंट है, ये देखिए मैंने इसको मार्क भी किया खास तौर पे, 1.2 बिलियन का व्हाइट एलिफेंट है, और कई किलोमीटर पे आप सफर करते हैं तब अगली गाड़ी नजर आती है जाके। देखिए मोटरवे के बारे में बहुत सारी स्कीम है ना, इस मुल्क में येलो कैब स्कीम चलाई गई थी। इसके साथ आगे देखिए, आगे ये कहता है कि हमारे यहाँ पे आधे बच्चे 5 साल से 16 साल की उम्र तक के आधे बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। ये स्टैटिस्टिक, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट है मैगजीन जो ये सब कुछ हमारे वजीर आजम और हमारी हुकूमत के बारे में कह रहा है। देखिए हमारी हुकूमत, ये जो मुस्लिम लीग की हुकूमत है नवाज की, ये 3री दफा वज़ारत मिली और पंजाब की चीफ मिनिस्टर तालिबान को 5वीं-6ठी मरतबा मिल चुकी है। अब देखना यह है कि इन्होंने क्या इस मुल्क के लिए जितनी पिछले एतबार को हम छोड़ देते हैं, येलो कैब स्कीम को छोड़ देते हैं, कर्ज उतारो मुल्क सवारों को छोड़ देते हैं, जो भी कर्जे लिए गए, जो भी हुआ, अब देखना यह है कि इस वक्त मुल्क में एक्सपोर्ट कितनी हमारी बड़ी है। ठीक, एक्सपोर्ट आपकी पहले से कम हुई है, ग्रांट्स मुल्क में कर्जे आपने ज्यादा लिए, कर्जे लेकर आप ज़र मुबादला के ज़खायर ऊपर कर रहे हैं। मैं जरा सादा लफ्ज़ों में बात करूं ताकि आवाम को समझ आ जाए। बिल्कुल ठीक, कर्जे लेकर आप ज़र मुबादला का, आपने कर्ज लिया और खजाने में ला के रख दिया। फॉरेन रेमिटेंस आपके कम हो गए हैं, पहले जो आपके लोग बाहर थे वो भी अब पैसे कम भेजते हैं क्योंकि उनको हुकूमत पर यकीन नहीं है। वो यकीन का भी एक वॉल्यूम चेक कर ले कि कितना कम हुआ है। ठीक, ट्रस्ट डेफिसिट, ठीक, यकीन, लोगों को एतबार कम हो गया अपनी हुकूमत पर। ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया होता है जब हुकूमत पर अपने लोगों का एतबार कम हो जाए। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो अब तक गुफ्तगू हुई है, लेकिन इसमें अगर आप स्क्रूटनाइज करेंगे तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को नहीं, केपी के हुकूमत के हवाले से भी थोड़ी सी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्योंकि आप लोग अगली गवर्नमेंट को लेने की पूरी तरह कोशिशें कर रहे हैं, जलसे जुलूस भी आजकल आप लोगों में फुल थ्रॉटल पे चल रहे हैं।
क्या चेंज लेकर आई? क्या केपीके के अंदर पाकिस्तान तरीके साहब चेंज ले आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपकी इजाज़त कुरान की आयत से इब्तिदा करना चाहता हूँ। अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। सूरह बकरा में अल्लाह कहते हैं कि तुम लोगों को अच्छी बातें करते हो और खुद उस पर अमल नहीं करते, तो तुम तो किताब पढ़ते हो तो अकल से काम क्यों नहीं लेते? मफ़हूम कम उबैश यही है। अल्लाह माफ़ करे, ये जो स्टेटिस्टिक्स अभी हैं ये कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं। इन चीज़ों को एज एन अपोजिशन मेंबर मैं सोच रहा था अपना जब मैं आर्ग्यूमेंट बिल्ड करूँ मैं क्या कहूँगा, तो मेरी ज़मीर ने मुझसे एक सवाल किया मंसूर भाई, वो ये है कि इसमें जो बुरी चीज़ें हैं जो बदकिस्मती से ज़्यादा हैं, क्या उस पर एज एन अपोजिशन मेंबर मैं खुश हूँ या मैं फिक्रमंद हो जाऊँ? एज एन अपोजिशन मेंबर तो अभी जो मैं आपको स्टेटिस्टिक्स या फैक्ट्स दूंगा, एज एन अपोजिशन मेंबर मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि हुकूमत की परफॉर्मेंस खराब है, तो मतलब है अवाम फिर हमारी तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ जो भी अपोजिशन है जो जितना कह सके। लेकिन एज ए पाकिस्तानी तो दुख की बात है मंसूर भाई, और मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि बहुत परसेंटेज जो है वो मैटर करती है सूबों में भी। सूबों के पास काफ़ी ऑटोनॉमी है, वो परफॉर्म कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो लॉ एंड ऑर्डर में कर सकते हैं। उस पर क्या है मैं समझता हूँ इसी पैनल को फिर बनाएं, उस पर भी डिस्कशन कर लें। ठीक, मैं फिलहाल मैं इस तक महदूद रहता हूँ। किसी भी क्रिटिसिज्म को सुनने के लिए केपीके की मैं तैयार हूँ। जो गलत होगी उसको गलत कहूंगा, जो सही होगी उसको सही कहूंगा। यहाँ पे सिर्फ 2-3 चीजें मैं बता दूं आपको। देखें, एक तो जो ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जी, मैं कोई इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूं कि मैं बाय क्वालिफिकेशन लॉयर और इंजीनियर हूं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, ठीक है। लेकिन हम जो 4 साल से इकोनॉमी पर प्रोग्राम में कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जितना मुझे अंदाजा है ये कोई इंडिपेंडेंट इदारा ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं सिर्फ एक करेक्शन कर दूं, 2013 के जो इस पे रेट्स लिखे हुए हैं, हाँ, ये तो वहां से हैं। 2017 के जो रेट्स हैं वो ज्यादातर रियलिस्टिक रेट्स हैं जो हमने खुद चेक किए मार्केट से। सही, ये मैं क्लियर करूं। क्या आप इससे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो गवर्नमेंट का इदारा है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो फिगर्स हैं ये गवर्नमेंट के इदारे ने बनाए हैं ऐसे ही। और पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट के इदारों के साथ बदकिस्मती से हो रहा है, सिर्फ मियां साहब को दोष में नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करूं, मैं मुसद्दिक साहब आपस में वो जिस तरह होता है नॉर्मली, हम लोग तो खैर नहीं करते दोनों इतना आपस में, लेकिन इसमें सब गवर्नमेंट्स का तसलसल है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या मियां साहब ने आके उन इदारों को बेहतर किया या खराब किया? सूरत हाल आपके सामने है, इसलिए मैंने ये पॉइंट रेज किया। आप यानी स्टैटिस्टिक्स को नहीं मानते? मैं यकीन नहीं करूंगा क्योंकि जिस तरह मैनिपुलेशन करते हैं सवाए 1-2 इदारों को छोड़ के बाकी सबका तो जो कर्म कर दिया है, ठीक है, तो वो तो आपको पता है। लेकिन इकोनॉमी पे जो 3 बड़ी चीजें काउंट होती हैं मंसूर भाई, वो हैं सर्विसेज, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, और आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, सर्विसेज की हालत ये है कि पीटीसीएल वाले रो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, तौहीनी अदालत दे दी है उन्होंने अपना पीटीसीएल वालों को, अभी तक पेंशनर जो है वो मर रहे हैं, खप रहे हैं, और पता है कितने पैसों के लिए। अब मुझे एक बात बताएं मंसूर भाई, डॉक्टर साहब भी तशरीफ फरमा है, हम सब व्हाइट कॉलर लोग नोट्स लिखे जा रहे हैं सारे के सारे। सर सुन ले जरा प्लीज। एक आदमी 25-30 साल एक दफ्तर में काम करता है, हाँ, उसके पास करप्शन के भी कोई तरीके नहीं है, ठीक है, वो रिटायरमेंट की एज के बाद पीटीसीएल जैसे महकमे में बदकिस्मती से था, आज उसको पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे, वो क्या करे? चोरी करे? अच्छा, पैसे कितने चाहिए? ये सिर्फ एग्जांपल एक मैं आपको दे रहा हूं, 35 से 40 45 अरब मैक्सिमम, 45 बिलियन मैक्सिमम चाहिए तमाम पीटीसीएल के वो हजारों मुलाजमीन के जो बेचारे पेंशन लेने के लिए रो रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही, कम मिल रही है। आप 170 अरब की मेट्रो बना रहे हैं, प्रायोरिटी क्या है, मेट्रो या ह्यूमन डेवलपमेंट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज गोइंग डाउन। अच्छा, एक और चीज, एक और एग्जांपल, मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, इकोनॉमी के हवाले से तो हमारी बात हुई, लेकिन इसके अलावा भी दीगर कई ऐसे मसाइल हैं। पिछले 4 साल के अंदर इस हुकूमत को एक धरने का सामना करना पड़ा। 1 साल के बाद इलेक्शंस आने वाले हैं। क्या 2018 के इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए अब तक इस हुकूमत ने कुछ किया है? और इसके साथ साथ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से किस हद तक कोई पेशरफ्त हुई है? क्या वो मुस्तहकम हुए हैं या आगे जाके भी डामाडोल ही होंगे? बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है नवाज हुकूमत के 4 साल, इसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों की अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस, कुछ उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मसला है जो हमारे तीनों पैनलिस्ट ने बार बार उठाया, और वो था लोड शेडिंग का। लोड शेडिंग के हवाले से एक छोटा सा स्टार्ट आपके साथ शेयर करते हैं। खुर्रम हुसैन साहब एक जाने माने कॉलमिस्ट हैं और इकोनॉमी के ऊपर वो बड़े जबरदस्त कॉलम्स लिखते हैं। उन्होंने
एक कॉलम लिखा और लोड शेडिंग के हवाले से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की जो गुंजाइश है पाकिस्तान में वो 22,797 मेगावाट है। 2018 तक हुकूमत का यह कहना है कि वो कौमी ग्रिड में तकरीबन 8,900 मेगावाट शामिल कर लेगी। मजमूई तौर पर उनका यह कहना है कि मुल्क में 30,000 मेगावाट बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान इस हद तक बेहतर हो जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने यह भी फरमाया था कि बिजली हो सकता है भारत हमसे मांगेगा और हम कहेंगे हमने नहीं देनी। लेकिन असलियत यह है कि फिलहाल 22,000 मेगावाट की सलाहियत होने के बावजूद पाकिस्तान में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पाकिस्तान में 22,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, सिस्टम के अंदर मौजूद है पूरा सेटअप, लेकिन 14,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं यहां पे प्रोवाइड की जा सकती। पाकिस्तान में बिजली की एवरेज डिमांड कभी भी 18,000 मेगावाट से अभी तक नहीं बढ़ी है। ये ख्वाजा आसिफ साहब के अपने स्टैटिस्टिक्स हैं और खुर्रम हुसैन साहब ने अपने कॉलम के अंदर सब कुछ लिखा है। लेकिन इसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि हम बिजली बनाते रहेंगे, लेकिन सिस्टम को वो मिलती है या नहीं मिलती, वो शॉर्टफॉल खत्म होता है या नहीं होता, इसके बारे में अभी हमें कंफर्म कुछ नहीं पता। मुसद्दिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इज दिस राइट कि हम लोग दरअसल में बिजली प्रोवाइड करने के लिए मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन तो ऐड कर रहे हैं, मुख्तलिफ पावर हाउसेस तो बना रहे हैं, लेकिन वो जो सिस्टम में बिजली जानी चाहिए उसके लिए अभी हमें नहीं पता। सर्कुलर डेट हमारा वहां पर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये नहीं पता कि बिजली प्रोवाइड होगी या नहीं होगी। नहीं, मैं अगरचे मेरा 3 साल से बिजली से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो आपने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ओके, क्योंकि जिस चीज को आप 22,000 मेगावाट कह रहे हैं, जो खुर्रम हुसैन साहब ने लिखी है, वो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। यानी कुछ हमारे कारखाने जो थे आज से 20 साल पहले 1992 की जो स्कीम आई थी, 94 की आई थी, सॉरी, उसमें लगे थे, कुछ 2002 में लगे थे, और हर साल बतदरीज जो है उसके अंदर कमी आती जाती है। यानी प्लेटेड कैपेसिटी, जब एक नया, वो आप समझ लेंगे एक बंदा कहे कि मैं FC कॉलेज में पहलवान होता था, अब वो 50 साल का हो गया, उसे डायबिटीज है, उसको शुगर आती है, आप उसको बोले इसको अखाड़े में उतारो, उसमें उतनी ताकत होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो पाकिस्तान के अंदर जब पानी भरपूर चल रहा होता है, जब भरपूर पानी चल रहा होता है, जो जुलाई के अंदर होगा, और इस दफा कुछ पानी की तरसील भी कम, आना भी कम हुआ और तरसील भी कम हो रही है, लेकिन जब भरपूर चल रहा होता है तब भी हम 17,000 साढ़े 17,000 मेगावाट बिजली जो है पैदा कर रहे होते हैं। और ये उस दौरानिए में जब हर चीज इनएफिशिएंट एफिशिएंट हर प्लांट हम चला रहे हों, तो हम 17 और 18,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा नहीं करते। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। कितनी बिजली जाती है, कोई आइडिया है? जी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। तो बुनियादी तौर पे पहले तो ये तस्हीह होनी चाहिए कि 22,000 प्लेटेड कैपेसिटी, वो ठीक कह रहे हैं कि जब ये प्लांट बने थे उस वक्त उनकी जो कैपेसिटी थी वो गिनी जाए तो वो 22,000 बनती है, लेकिन इस वक्त वो कैपेसिटी जो है वो नहीं है हमारे पास। तो एक तो ये मैं तस्हीह करना चाहता हूं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, जिस वक्त हुकूमत आई थी, मैंने आपको बताया कि 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग शहरों में 12 हो रही थी, 18, 19, 20 हो रही थी, गांव में कम हो गई है। अभी मैं 1-1.5 महीना तो पहले आपको बोला है कि पानी की वजह से हमें सख्ती आई है, आवाम को भी सख्ती आई है, लेकिन आपको ये तो पता है कि पिछली पूरी गर्मियां जो हैं वो शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे और रूरल इलाके जो हैं उसमें 8 घंटे 9 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं हुई है। ठीक है, और भरपूर अंदाज में 100% जो है पहली दफा पाकिस्तान में 10-15 साल के बाद इंडस्ट्री को बिजली दी गई है। ये किस तरह हुआ है? वो ये इसी तरह हुआ है कि हमने अगर हर घंटा हमने लोड शेडिंग कम करनी हो 1 या 1.5 घंटा, तो हमें 400-500 मेगावाट इजाफी बिजली जो है वो देनी पड़ती है। तो हम बिजली दे रहे हैं, बिजली देने की वजह से लोड शेडिंग कम हो रही है। अभी इस वक्त बढ़ी हुई है क्योंकि पानी जो है वो कम आया है। पानी के जरिए जो हम 6, साढ़े 6, 7 हजार मेगावाट बिजली बना सकते हैं वो इस वक्त बहुत कम बन रही है, और उस वजह से लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं एक बात इसमें आगे बढ़ाना चाहता हूँ और फिर मैं अपनी बात करूँ। देखें, इस वक्त 1200 मेगावाट के पोर्ट कासिम के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट लग रहा है जो कमीशन होने वाला है। इस वक्त पंजाब के अंदर बल्लो की हवेली, बहादुर शाह और भिक्की के अंदर 3600 मेगावाट के LNG के कारखाने हैं, जिनमें से एक शुरू हो गया है, भिक्की वाला जो है, और 2 अगले 1-2 महीने के अंदर जो है, एक की टेस्टिंग हो गई है और एक और आने वाला है। अगले साल गर्मियों से पहले 1400 मेगावाट जो है तरबेला 4 एक्सटेंशन से आएगा, और हमें बड़ी उम्मीद है, अगरचे वो बड़ा डिजास्टरस प्रोग्राम है नीलम झेलम वाला, कि अगली गर्मियों के अराउंड हम नीलम झेलम को भी ऑनलाइन ले आएंगे। ठीक है, उसके अलावा 1200-1300 मेगावाट का कोयले का प्लांट है जो साहिवाल के अंदर लग रहा है। ये तो मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बेसिक बात, अवामी बात कर दें, लोगों को बता दें, 2018 के खत्म कर, इंशाल्लाह 2018 से पहले लोड शेडिंग जो है वो मुल्क से खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं और भी आपको कहूं, देखें, 3 हुकूमतें और 5 एफर्ट्स और एक LNG का कारखाना नहीं लग सका। ठीक है,
ये 11 महीने के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी ने LNG का कारखाना गैसिफिकेशन का लगाया है। 2 बिलियन क्यूबिक फुट का गैस की तरसील और जरूरत में फर्क था। 1.2 बिलियन जो का जो फर्क है वो ये अगले 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। एक कुछ कतर से आई है और ट्रेडर से आई, रूस से भी आई है। वो कतर से ताल्लुकात सर उनके नहीं वो ठीक है, बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन वो तो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आई है ना। वो तो आप बिल्कुल उस पर हंस सकते हैं, मगर उसका दूसरा तरीका ये कि वो करें जो पिछले क्या है। अली मोहम्मद साहब, मुझे पता लगा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शरीफ फैमिली और कतरी जो कारोबारी लिंक्स हैं, इसके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई करने का सोच रही थी। मैं कैसे करूं, प्लीज मुझे जरा इजाजत दें। मुझे सिर्फ हाँ नाम पे हाँ सब कुछ करेंगे। हाँ अच्छा मेरी बात सुने। हाँ देखिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रह गई हैं जी मेरी उसमें। एक जो है देखें, अगर आपके बदन में खुद की खाने को हजम करने की सलाहियत नहीं है तो बाहर के इंजेक्शन से आप नहीं चल सकते। ठीक है। मुल्क चलता है टैक्सेशन पे, 4 साल में टैक्स नेट नहीं बढ़ा सके। कोशिशें अगर ये कर भी रही हैं तो आई डोंट नो कि कितनी इनकी कामयाबी है, क्योंकि 32 लाख FBR के फिगर्स नहीं, आज से 3 साल पहले 32 लाख को कितना ये नेट में लेके आए हैं। सर अब तो कुछ हो भी नहीं सकता सर, आखिरी साल है ना, अब तो इंतखाबी साल आ गया। आपको इसके बाद मुझे भी मौका डॉक्टर साहब साहब की बारी है। देखें आपने टैक्स नेट नहीं बढ़ाया। डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का फर्क मैं बताऊं क्या है। इनडायरेक्ट ये है आप माचिस लेते हैं, वो इनडायरेक्ट है। गरीब आदमी 50 रुपए की सिम डालता है ना, पेट्रोल इनडायरेक्ट है, पेट्रोल इनडायरेक्ट है, हर चीज पे। डायरेक्ट ये है कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए पड़े हैं किसी बिजनेस का, मैं कमा रहा हूँ, मेरे से डायरेक्ट लोगे वो डायरेक्ट है, उसका आवाम को फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर सफेद पोश हूँ, अरबोपति हूँ, मेरे से जाएगा, वो नहीं इंक्रीज हुआ। डायरेक्ट टैक्स नेट, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। दूसरा महंगाई बढ़ गई। सवाल यह है कि जो बाहर से पैसा आ रहा है क्या वो इन्वेस्टमेंट है या वो कर्जा है। सीपेक के अंदर तो ज्यादातर यही है। कर्जा है मेरे भाई, सीपेक में तो यही है मेरे भाई, जो हमारे बच्चों ने अपने उनके खाल से निकाल के ले जाएंगे। ठीक है। और तीसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी पे इंपॉर्टेंट तरीन बात, मैं एग्री नहीं करता, शॉर्ट में बताता हूं। इनकी हुकूमत में नरगिस सेठी साहब आपको याद होंगी, जो आपकी सेक्रेटरी थी, उनके मैं आपको नहीं मतलब उनकी गवर्नमेंट में, उनकी गवर्नमेंट में वो सेक्रेटरी वाटर पार, उनके ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड बात है और वो किसी ने आज तक डिनाई नहीं की कि आपके पास जितनी कैपेसिटी है ना वो आपकी जरूरत से ज्यादा है। लेकिन अगर वो फुल अभी आप काम शुरू कर, लेट्स सपोज आपने 30,000 मेगावाट अच्छा में क्रिएट कर दी, उनके ये फिगर्स थे। आप ये डॉक्टर साहब भी चैलेंज करें इस पे कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है वो उसको उठा ही नहीं सकता। चंद साहब ये मैं सवाल था आपसे, उसके बाद आप प्लीज कमेंट भी कीजिएगा। ये सारा जो मामला है, खासतौर पर लोड शेडिंग की बात होती है, ये सारा इल्जाम सिर्फ इनके ऊपर ही डाल दिया जाए, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब ने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी इल्जाम डाला। देखिए इन पे इल्जाम इसलिए आता है कि इस मुल्क में जितनी भी बिजली आज तक पैदा हुई है, 2 अदवार में पिछले में 1 यूनिट भी मियां साहब ने सिस्टम में शामिल नहीं किया। 7-8 हजार मेगावाट बिजली अब तक नहीं शामिल हुई, अब हुए होंगे कुछ मेगावाट। आप ये बता सकते हैं अब जितने 12-13 हजार मेगावाट थी बिजली, उसमें 8 हजार पीपल पार्टी के दौर की, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर के जो IPP प्लांट थे जिस वक्त, जिसको इन्होंने बगाया। 2 चीजें हैं, मैं इनसे पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत देख लें, हमारे दौर में कहां थी और आज इनकी इंटरनेशनल प्राइस कम हुई है, उसका फायदा आवाम को होना चाहिए था। लेकिन मैं बताता हूँ यूनिट हमारे दौर में 8 रुपए यूनिट था बिजली का, अब ये 12 से 16 रुपए तक ले गए। ये कहते हैं लोड शेडिंग। हमारे दौर में, अगर हमारे दौर में एनर्जी क्राइसिस था तो इंडस्ट्री इनके दौर में बंद क्यों हुई? टेक्सटाइल के यूनिट 100 से ज्यादा बंद हो गए, चेक कर लें बेशक। अच्छा उसके बाद ये कॉलम पढ़ा, उसके बाद अच्छा मेरी बात, उसके बाद नई कोई एक इंडस्ट्री बता दे पूरे पाकिस्तान में कि क्या कोई टेक्सटाइल मिल नहीं लगी, क्या कोई फार्मास्यूटिकल नहीं लगी, क्या कोई स्पोर्ट्स की कोई नई इंडस्ट्री लगी, क्या कोई एग्रो इंडस्ट्री नहीं लगी, तो अपनी शुगर कोई ऑयल नहीं। देखिए आपने शुगर मिल को ट्रांसफर करके सरगोदा से रहीम यार खान लेके जा रहे थे, हमारे इन्होंने पैसे देने हैं, मेरे सरगोदा की आवाम के इन्होंने पैसे देने थे, जो 80 करोड़ रुपया गालमन बनता है। अब ये सूरत हाल है। देख रहे ये कहते हैं जी ना नई इंडस्ट्री लगे, कर्जा ले आ गया, ग्रांट्स कोई नहीं। LNG की बात ये करते हैं, सिर्फ इतना मुसद्दक साहब बता दें कि हमारे दौर में जो LNG का एग्रीमेंट था, जो इफ्तिखार चौधरी ने कैंसिल कर दिया था, नहीं होने दिया था, उसका रेट क्या था और आज ये जो LNG ला रहे हैं इसका रेट क्या है? ठीक है, ये आवाम को बता दें कि कितने सेंट का फर्क है और वो सेंट में रुपयों में कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है। और बाकी मैं कतर की कमीशन नहीं पूछूंगा, वो मेरा हक नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी डॉक्यूमेंटेड सबूत नहीं है। बात कर दिया। देखिए मैं वो नहीं पूछूंगा, ब्रेक के बाद, ब्रेक के मिनट की बात, ब्रेक के बाद, सिर्फ 1 मिनट ब्रेक के बाद आपके पास, आप इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि लोगों को भी तो कोई चीज देके जाए ना, कोई टीजर देके जाए, ताकि वो आपका जवाब सुनने के लिए वेट करें। नाज़रीन कमीशन नहीं पूछ रहे चंद साहब, ऐसी बात नहीं है। मुसद्दक साहब
इसका जवाब देना चाहते हैं नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद मुसद्दिक साहब से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, नवाज हुकूमत के 4 साल मुकम्मल हो गए, किस हद तक अच्छी परफॉर्मेंस थी, किस हद तक सिर्फ शोशा थी, किस हद तक ये बताया गया कि नहीं असल में परफॉर्मेंस तो हो रही है लेकिन उसका फायदा आवाम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। मुसद्दिक साहब के सामने कई सवाल रखे नदीम अफजल चंद साहब ने, सर जवाब दीजिए। देखिए मोटी मोटी बात करूंगा। पहली बात यह कि मोटरवे इतनी बुरी चीज है, मेट्रो बस इतनी बुरी चीज है और पुल इतनी बुरी चीज है, तो ये अब क्यों बना रहे हैं? कौन? पीटीआई क्यों बना रही है? और मोटरवे जो ये नहीं मेट्रो जो ये बना रहे, सुन लीजिए मुझे मौका, आपका मेट्रो जो बना रहे हैं वो दुगनी इस कीमत के ऊपर हमने मेट्रो बनाई है। Really? तो ये क्यों मेट्रो बना रहे हैं? कौन सी? लाहौर में? नहीं जी, पेशावर वाली जो मेट्रो। आपकी कौन सी मेट्रो? अभी पहले पूरी बात सुन लें। नहीं, पिंडी वाली। दुनिया का लार्जेस्ट पुल बना रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जी ये सबसे बड़ा पुल पाकिस्तान का बना रहे हैं। अगर पुल और मेट्रो बुरी चीज है तो क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? बात यह है कि जब आप मेट्रो बनाते हैं ना, तो वो औरत जो दिल्ली दरवाजे रहती है, जिसके पास कोई जरिया मुआश नहीं था, जो पहले मिनी बस के अंदर बैठती थी और धक्के खाती थी, और आपने देखा है ड्राइवरों को वो कैसे गाड़ी घुमाते हैं औरतों की। सब्सिडी कितनी है? मैं बताता हूं अभी आपको, अभी मैं वो भी सब्सिडी पे ही बात करता हूं। अब वो औरत सुबह निकलती है, अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, 20 रुपए देती है, एयर कंडीशन मेट्रो बस में बैठती है, एस्केलेटर लेके ऊपर जाती है और इंडस्ट्रियल एरिया कोट लखपत में जाके सारा दिन काम करती है। सर एक प्रॉब्लम, वो एयर कंडीशन बस में तो सफर करती है, लेकिन जब वो अस्पताल जाती है ना बच्चे का इलाज कराने के लिए करते हैं, तो तब उसको गर्मी के अंदर लाइन में खड़ा होकर अभी करते हैं। ये प्रॉब्लम ये करते हैं, इस पे करते हैं। चले, मेट्रो वाली बात तो क्लियर हो गई कि उसके लिए जिस चीज को आप मेट्रो कह रहे हैं उसके लिए मुआशी आजादी है उस औरत के लिए। अब वो वहां से 5 बजे छोड़ के 5:20 पे वापस 20 मिनट में पहुंचती है दिल्ली दरवाजे और अपने बच्चों को खाना खिलाती है, उनका होमवर्क करवाती है और उनको सुलाती है डिनर देने के बाद। इसलिए आप 70 साल हो गए, किसी के जहन में ये नहीं आया कि एक हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम होनी चाहिए। कई अदवार इनके भी गुजरे, कई अदवार हमारे भी गुजरे, किसी के जहन में नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर ने आखिर में स्कीम की कि आपको अगर इस्लामाबाद में आप 200 रुपए से कम कमाते हैं तो आप शिफा में जाके अपना आप इलाज करवा सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान में बहुत शानदार प्रोग्राम है, बहुत शानदार, इनको क्रेडिट मिलना चाहिए, बेइंतहा शानदार प्रोग्राम है। एंड ये भी, और इनका वो जो लेडी हेल्थ केयर वर्कर प्रोग्राम भी था, शानदार तरीन प्रोग्राम है और इसी वजह से आज तक जिंदा है। और ये जो अभी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम 70 साल के बाद आया, ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि इसने गरीब आदमी के बच्चे के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल के लाहौर में। मैं 2 चीजें बात करूंगा। एक बच्चा पैदा होता है। अच्छा चंद जी, सबसे पहले एतराज आपसे, इन्होंने मेट्रो, इन्होंने ब्रिज, इन्होंने पुल, इन्होंने सड़कें, ये सारा इल्जाम उन्होंने पीटीआई पे लगा दिया। आपके ऊपर कोई तंकीद नहीं की उन्होंने? हमारे ऊपर तंकीद कर सकते। इस मुल्क को आइन हमने दिया, एटम बम हमने दिया, इस मुल्क के छोटे सूबों को शिनाख्त हमने दी, इस मुल्क की आइडियोलॉजी 18 सारे काम BISP का इन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि हमारी तारीफ कर दी। देखिए मैं ये गिलास है जिसको मैं तोड़ता हूं एक दफा, फिर मैं खरीदता हूं, क्योंकि ये मैं खरीदता हूं तो इसमें से मुझे 2 रुपए कमीशन मिलेगी। ठीक है। ये मेट्रो बस की बात करते हैं। GTS एक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस होती थी पूरे मुल्क में। पंजाब में हमने देखी, छोटे सफर भी किया उस पर। उसकी हर शहर में प्रॉपर्टी थी, चेक करवा लें। वो क्यों बंद की गई कि उस पर नुकसान होता, उस पर सब्सिडी नहीं दी जा सकती, इसलिए उसकी जमीनें बेच दी गई, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी गई कि प्राइवेट सेक्टर का काम है, वो बंद कर दी गई। मियां साहब बनाने के लिए नहीं, मैं आपको सिस्टम इनके ज़हनी कैफियत की बता रहा हूं। मेट्रो शुरू की गई, आज से उस 10 सालों में GTS बेची गई, 11वें साल में मेट्रो शुरू की गई। इस पे आप नुकसान भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आप इस पे भाई पूरे मुल्क के सिस्टम को आप बेचकर 2 शहरों के सिस्टम को आप चला रहे हैं, वो भी नुकसान में गवर्नमेंट चला रही है। या तो प्राइवेट सेक्टर को दें, उस पर कंपटीशन करवाएं। ठीक है। एक मेरा, जब बच्चा पैदा होता है उसकी पहली बुनियादी जरूरत है उसकी मां को गायनी में इलाज मिले, जचगी में इलाज मिले। कोई सिस्टम है? एयर कंडीशन बस नहीं मेरी छोड़े तो बच्चा पैदा होता है तो साफ पानी नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे नहीं है, अभी काम में है, अभी आप कागजों में है, क्योंकि हमने हैदराबाद में ऐलान किया। ऐलान क्यों है? इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए, इस्लामाबाद में 200 रुपए से कम वाले जो मेरा टाइम दिखा। अच्छा, मेरी बात सुनिए, क्या जवाब आपकी इतनी पुरानी
तहरीक कमीशन के खिलाफ मैं लानत भेजता हूँ जिसने भी खाई है, मेरी बात नहीं, मैं उसको लानत भेजता हूँ, मेरी पार्टी का मैं भी लानत भेजता हूँ। आपकी जात में नहीं कह रहे हो, आपको तो मैं नहीं कह सकते हो, देखिए दोनों आपकी मंसूर भाई मेरी बात, जिस मुल्क में मेरी माँ नहीं, मुझे पता है, जिस मेरा भाई, मेरी बेटा, मेरी माँ अगर गुर्दे बेच के, वो अपना गुर्दा बेच के बाजार से पैसे लेके हॉस्पिटल से मेट्रो पे चढ़ेगी, उसका गुर्दा बेचने की वजूहात है मैं या मेट्रो है मैं? मेरा सिर्फ इतना सवाल है। सही सही। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो आपने गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने कहा हेल्थ कार्ड स्कीम हम लेकर आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी गुफ्तगू सुन ली आपने। उन्होंने जो बेसिक क्वेश्चन आपसे किया, उन्होंने कहा जनाब इतना मेट्रो के साथ प्रॉब्लम है, पुल्स के साथ प्रॉब्लम है, ब्रिजेस के साथ मसला है, अंडरपास के साथ प्रॉब्लम है, पेशावर में क्यों बना रहे हैं, फिर केपीके में क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? जिनको सूरज मेरी चौकाट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। वो आवाम पूछ रही है। मेट्रो और रोड्स बुनियाद है, किसी मुल्क की जरूरत है, लेकिन प्रायोरिटी की बात हो रही है। मैंने कहा ना कि अगर आपको कैंसर की बीमारी हो, नई टाई नए कपड़े लेंगे या उसका इलाज करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट देखें, हेल्थ, आपका बच्चा बीमार है या उसकी एजुकेशन, पुलिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। देखें, छोड़े इस चीज को, इन्होंने क्या किया, पुलिसिंग वैसे इनकी, मैं एक मेरा टाइम ना खाने, आपसे सवाल करूं, बात ही नहीं कर रहा मैं आवाम की बात करूं, प्लीज प्लीज। देखें, किसी से मत पूछें, अभी प्रोग्राम खत्म होगा ना, अपने कैमरामैन भाइयों से पूछें, बाहर नीचे ना, एक्सप्रेस न्यूज से नीचे उतर के ना, किसी छाबड़ी वाले से पूछें, अभी रमजान आ रही है ना, उसको फिक्र है? आपके पाकिस्तान का 99% जितना भी गरीब है वो कहता है ईद ना आए ताकि मुझे बच्चों के कपड़े ना खरीदने पड़े। क्या उस आम आदमी की जिंदगी में कोई बेहतरी आई है? अगर आई है तो मैं सलूट करता हूं मियां साहब, अगर नहीं आई तो मियां साहब अपने आप से केपीके में आई है। एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। मियां साहब अपने आप से पूछें, परवेज खटक साहब अपने आप से पूछें, मुराद अली शाह साहब, और मैं अपने आप से पूछूं कि मेरे अपने हल्के के आवाम की जिंदगी में मैं एक अपोजिशन मेंबर होते हुए क्या तब्दीली लाया। ये हम पूछें। आज 11 मई है, लेकिन आप 12 मई में ऐसे खुश हैं, आप खुश हैं? जल्दी से 10 में से आप अपनी गवर्नमेंट को कितने मार्क्स देंगे केपीके में? मैं समझता हूं कि 5 से ज्यादा दूंगा, लेकिन बहुत और करना चाहिए। 5 से ज्यादा 5.5 भी होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि हमारी हुकूमत ने एजुकेशन में अच्छा काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ में इंप्रूवमेंट बहुत आई है। आज आप HMC जाएं पेशावर, और पुलिसिंग बेहतर हुई है। मैं समझता हूँ एहतसाब में हमें और करना है, हमें रोडों पे और काम करना है। डीजी साहब बताया था, हमें रोडों पे और काम करना है, हमें ब्रिजेस पे और काम करना है, लेकिन हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। और मैं एक और आखिर में वही बात दोबारा जो मैंने शुरू बोलिए कि एज एन अपोजिशन मेंबर क्या हम खुश हों या एज ए पाकिस्तानी हमें फिक्रमंदी हो? मैं समझता हूँ हमें एक दूसरे की नाकामी पे खुश नहीं, फिक्रमंद होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जल्दी से बात करेंगे कि जमहूरियत के हवाले से आज 4 साल के बाद नवाज हुकूमत के अंदर जमहूरियत क्या बेहतर हुई है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती है जनाब ये जमहूरियत है ही नहीं, जिसके बारे में आप लोग कह रहे हैं जमहूरियत है। उससे बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नवाज हुकूमत के 4 साल के बाद क्या जमहूरियत मजबूत हुई है या नहीं हुई? डॉन लीग्स के हवाले से जो कुछ भी आपने देखा, पैनामा लीग्स में JIT के अंदर हमारे वजीर आज़म का नाम है, उनके बच्चों का नाम है। 4 साल के बाद क्या जमहूरियत मजबूत हुई या नहीं? मुसद्दिक साहब, देखिए, जमहूरियत का अमल आगे चल रहा है। बेशुमार इदारों के चीफ बदले गए, चीफ जस्टिस बदले गए, चीफ ऑफ आर्मी बदले गए, नेवी बदले गए। एक जमहूरी हुकूमत ने दूसरी जमहूरी हुकूमत को अपना बेटन पास किया। दोबारा से जो अवामी एहतसाब है उसका वक्त आ रहा है। अगले साल फिर इलेक्शन होंगे, लोग फिर अपने लोगों को चूज करेंगे। खिदमत का मुकाबले में जो जीतेगा उसको दोबारा से दिया जाएगा ये फरीजा, और ये एक तरह से बोझ कि वो इसको लेकर आगे चले। आगे जाके भी मरियम साहिबा ही हमारे पर हुकूमत करें। देखिए, ये तो लोगों ने फैसला करना है। ठीक, ये तो अगर हिलरी क्लिंटन को लोगों ने वोट नहीं दिया तो वो हो सकता है मरियम साहिबा को दें, हो सकता है ना दें। चंद साहब, मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ। इसके अलावा देखें, बात यह है कि कोई भी हमारे यहाँ पिछले, मैं थोड़ी सी एक बात करूंगा, पहले इल्जाम लगा 4 हलकों का, फिर इल्जाम लगा पूरे मुल्क के इलेक्शन का, फिर इल्जाम लगा उर्दू बाजार का, फिर इल्जाम लगा 35 पंक्चर का, फिर इल्जाम लगा डॉन का, फिर इल्जाम लगा पैनामा का। ये तमाम इल्जामात लगे और आहिस्ता आहिस्ता डॉन भी कल खत्म हो गया, उससे पहले वो दीगर इल्जामात भी खत्म हो गए और इसका भी फैसला आपके सामने आ जाएगा। 60 हाथ कंगन को आरसी किया, लेकिन जो अंपायर की उंगली का जिक्र चलता है पाकिस्तान में, वो अब रुक जाना चाहिए। चंद साहब, जमहूरियत मजबूत हुई 4 साल में या कमजोर हुई? देखिए, मैं समझता हूँ इस मुल्क में जमहूरियत अभी बिल्कुल कोई मजबूत नहीं हुई। जमहूरियत तब मजबूत होती है जब पॉलिटिकल रोल मॉडल हो,
पॉलिटिकल क़यादत अपने आप को अवाम के सामने, अवाम के नुमाइंदों के सामने जवाब दे समझे। लोकल गवर्नमेंट से लेकर असम्बली की कमेटीज तक कई मिनिस्टर जवाब दे नहीं है, वजीर आजम असम्बली को अहमियत नहीं दे रहे, फॉरेन पॉलिसी असम्बली में डिस्कस नहीं होती, सियासत में भी कुछ फॉरेन पॉलिसी डिस्कस नहीं होती। देखिए मौरूसी, मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ मौरूसियत की बुनियाद पर अहलियत ना हो, सिर्फ कि मैं फलां का बेटा हूं तो मैं नहीं वज़ीर आज़म बने, ये गलत है। अगर किसी में एबिलिटी है, किसी पार्टी के अंदर क्यादत उसको मुंतखब करती है डेमोक्रेटिक तरीके से, ठीक है, उसका हक बनता है वो कर ले, वो हक बनता है। अदरवाइज तो अगर आप ला के उठा दें कि मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, ये गलत। अली मोहम्मद खान साहब, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोग्राम, ये बताइए 2013 के इंतखाबात के ऊपर भी आप लोगों ने धरना दिया था, 2018 के इंतखाबात में जो इस वक्त हमारा आइन और कानून जो कुछ कह रहा है और इलेक्शन कमीशन की जो पोजीशन है, आप तंकीद करते रहे उसके आपने सवाल बदल दिया मेरे लिए, मैं आपके लिए, क्योंकि आपने सवाल प्रोग्राम को 2018 के इंतखाबात को आप समझते हैं साफ और शफाफ ही होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इंशाअल्लाह, अल्लाह करे, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म होना है। आपने कहा जमहूरियत मजबूत हुई है, कमजोर हुई है, मैं समझता हूं अगर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट से दूसरे की तरफ जाती है एक अच्छा सफर है, लेकिन सवाल आम आदमी का है और आम आदमी एक सवाल करता है और ये पूछता है मंजूर साहब जी कि ए चांद यहां ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं। चंद साहब है यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन, अली मोहम्मद खान साहब ने जितनी खूबसूरत नज़म पढ़ के मेरे ख्याल में आखिर में इस प्रोग्राम का रैपअप किया, मुझे कुछ अब कहने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।